हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्टली वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट बिकॉज द होल चैप्टर इज़ अराउंड द वर्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट एक सीरीज़ होता है ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अब इस फंक्शन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस आते हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं और ये मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट जो होती है वो हर एक लेवल के ऊपर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो तीनों लेवल्स के अंदर मैनेजमेंट की नीड होती है। सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर टाइम जो है वो एज़ कम्पेयर टू ऑल 3 लेवल्स सबसे ज़्यादा टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही लगता है। अब ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की नीड होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल टाइम पे अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो अपना गोल टाइम पे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, कि इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट का। ये तो हमने एज अ अंडरस्टैंडिंग पर्पस से हमने इस चीज़ को समझ लिया। लेकिन आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये सब नहीं लिखने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में यू विल राइट दी प्रॉपर डेफिनेशन इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको एग्ज़ाम में ये वाली डेफिनेशन लिखनी है बिकॉज इस एक डेफिनेशन के अंदर मैनेजमेंट के जितने भी मीनिंग बनते हैं, जो भी मैनेजमेंट के अंदर आता है वो सब इस एक डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब इस डेफिनेशन का मीनिंग हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये डेफिनेशन जो है वो याद हो जाए और एग्ज़ाम टाइम में आप इसको भूलें ना। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोसेस होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होता है। इसके अंदर और भी फंक्शंस आते हैं जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस होता है। अब हमें अपना काम करवाना है, हमसे जो नीचे काम कर रहे हैं, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें अपना काम करवाना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, मेन मोटिव है, हम उस गोल को अचीव कर पाएँ। और किस तरीके से? इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन 2 वर्ड्स में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इन 2 वर्ड्स में डिफरेंस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से अच्छे से मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अच्छे से काम करवाते हैं ताकि हमारा मैनेजमेंट का जो गोल है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम उसको अचीव कर सकें। अब मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली 3 कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस, उसके बाद है इफ़ेक्टिवनेस और फिर आता है एफिशिएंसी। तो प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस में तो जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट जो होता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सेटअप किया है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हम ये सारे प्रोसेस जो है इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और ये स्टेप्स जो है मैनेजर्स के थ्रू फॉलो किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि हमें क्या क्या चाहिए, किस तरीके से हम
अचीव करने वाले हैं, जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो आप लोग अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, वो बना के रखते हैं कि जब तक एग्ज़ाम्स आएंगे हमें ये चीज़ें कवर करनी है। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी ऐसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप अपनी स्टडीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का, एम्प्लॉयज़ का, हर चीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। फिर प्लानिंग होने के बाद हम लोग उन्हीं चीज़ों का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि हमें रिसोर्सेज की नीड है, जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो कहाँ से लेंगे, कब तक अवेलेबल होंगे और किस किस रिसोर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में यूज़ करते हैं। अब प्लानिंग भी हो गई, रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज हो गए। अब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की बारी आती है। तो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, कहाँ से रिक्रूट करेंगे, कैसे वो किस किस कौन कौन से वे ऑफ मेथड है हमारे पास जिस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं, उनका प्रमोशन हो गया, सैलरी किस तरीके से देनी है उनको, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टाफिंग का पार्ट होता है। तो ये स्टाफिंग में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्टिंग। अब हमने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट तो कर लिया, लेकिन रिक्रूट करने के बाद उनको सही डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेटेड रखना हर टाइम, ये भी एक मैनेजर का रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टिंग में इंक्लूड हो जाती हैं। अब ये 4 स्टेप होने के बाद जो लास्ट और फाइनल हमारा प्रोसेस होता है वो कंट्रोलिंग का होता है। ये 4 प्रोसेस होने के बाद हम हमारे पूरे प्रोसीजर को फिर से कम्प्लीटली हम लोग एनालाइज़ करते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ कमी रह गई जिनकी वजह से हमें गोल अचीव करने में दिक्कत आ रही है। तो उन चीज़ों को हम लोग रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वापस से प्लानिंग आ जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता। एक बार कंप्लीट होने के बाद एनालाइज़ किया जाता है कि कहाँ कमी रह गई है, क्या क्या चीज़ों में, कौन कौन सी चीज़ों में हमें चेंजेस करने हैं, फिर वो चेंजेस किए जाते हैं, फिर दोबारा से ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज़ अप टू कंट्रोलिंग। ओके, तो अब बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन आपको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी को केवल एक एक वर्ड से याद रखना है, तो उससे आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। जब भी इफ़ेक्टिवनेस की बात आए तो यहाँ पे टाइम को कंसीडर किया जाता है, और जब भी एफिशिएंसी की बात आती है तो यहाँ पे कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। तो मीनिंग में अगर हम देखें तो किसी भी टास्क को अगर हम टाइमली अचीव कर लेते हैं तो उस केस में इफ़ेक्टिवनेस रोल प्ले करती है। और अगर किसी भी टास्क को हम लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में अचीव करते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर इन द सेंस वी कैन से कि हमें कहाँ से रिसोर्सेज लेने हैं ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भी ना आए और रिसोर्सेज जो जो हमें चाहिए वो हमें अवेलेबल भी हो जाए और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मीनिंग में जो है, इसके मीनिंग में आप लिख सकते हैं अचीविंग द टारगेट और अचीविंग द गोल, और यू कैन से कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम इज़ नोन एज इफ़ेक्टिवनेस। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंप्लीटिंग द टास्क इन कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर इज़ नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इफ़ेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें अपना रिज़ल्ट अचीव करना होता है। हम किस तरीके से उसको अचीव कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी, उस चीज़ में ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ टाइम मैटर करता है। लेकिन एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में क्या है कि यहाँ पे हमें हमारी कॉस्ट का एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, फिर उनकी कितनी कितनी कॉस्ट है, फिर हमारे बजट के हिसाब से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बजट के हिसाब से कौन सी रिसोर्स ऐसे हैं जो हम ख़रीद सकते हैं, जो कि हमारे बजट में हैं और अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो उस केस में यहाँ पे कॉस्ट मैटर करती है, तो ये एफिशिएंसी का रोल हो गया। अब मेन कंसिडरेशन की बात करें तो यहाँ पे मेन कंसिडरेशन जो है वो टाइम होता है। डूइंग राइट टास्क मतलब सही टास्क हमें करना है, सही टाइम पे करना है, ठीक है, और यहाँ पे सही तरीके से करना है। सही काम तो करना ही है लेकिन सही तरीके से करना है। तो ये डिफरेंस हो गया एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में। अब एग्ज़ाम में मोस्टली
होता है कि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में? सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, देन स्केल से 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। फिर उसके बाद बेसिस लिखेंगे, फिर उन बेसिस के बेस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के बीच में। ये राइट वे होगा मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखने का। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि हमें केवल इफ़ेक्टिवनेस की ज़रूरत है या केवल हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत है। ये एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो होते हैं आर द 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों की नीड होती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस पे ध्यान देंगे तो हम अपना गोल तो टाइम पे अचीव कर लेंगे, लेकिन वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में नहीं हो पाएगा। जो हमारा बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे हमारा गोल जो है, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी ज़रूरी होती है और इफ़ेक्टिवनेस भी होती है। और अगर हम केवल एफिशिएंसी का यूज़ करें, केवल कॉस्ट पे ध्यान दें कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में करना है, इन रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ज़्यादा टाइम जो है हम लोग रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में, उनका एनालिसिस करने में अगर हम लगा दें तो फिर हमारा गोल जो है वो टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों की नीड होती है, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैनेजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।